नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपनी चर्चा चल रही थी राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में। ठीक है, साहित्य के प्रमुख ग्रंथ जो थे वो हम देख रहे थे। आज उसी कड़ी में अपने चर्चा करेंगे अन्य ग्रंथों की। सबसे पहले अपने इस कड़ी में देखें तो अपने ग्रंथ पहले आ जाते हैं अपने प्रमुख साहित्यकार कवि कलोल। कवि कलोल, ठीक है ना। कवि कलोल की जब हम बात करें तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था ढोला मारूरा दुहा। ठीक है ना, कौन सा ग्रंथ लिखा था? ढोला मारूरा दुहा। ढोला और मारू की प्रेम कथा पर आधारित ये ग्रंथ जो है ढोला मारूरा दुहा। नाम लिख देता हूं, ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा। देखो, इस काव्य ग्रंथ की जब हम बात करें, ढोला मारूरा दुहा काव्य ग्रंथ जो है इसकी बात करें तो यह डिंगल में लिखा गया सबसे प्राचीन काव्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है ना, डिंगल में लिखा गया सबसे प्राचीन काव्य ग्रंथ माना जाता है। डिंगल में लिखा गया सबसे प्राचीन काव्य ग्रंथ। डिंगल में लिखा गया सबसे प्राचीन काव्य ग्रंथ कौन सा है? ढोला मारूरा दुहा। एक विशेष बात और आ जाती है कि ढोला मारू के चित्र जो है ना, ढोला मारू के चित्र जो है वो अजमेर के बघेरा गांव में है। ढोला मारू के चित्र बघेरा गांव में मिलते हैं हमें। सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं यहां पर। बघेरा गांव ये आपका अजमेर में है, अजमेर जिले में। या जिले का नाम पूछे तो आप यहां पर दे सकते हैं अजमेर। ठीक है ना, ढोला मारूरा दुहा अजमेर। समझ में आ गई होगी बात। दूसरी बात करें कुशल लाभ की। कुशल लाभ, कुशल लाभ ने लिखा था ढोला मारूरी चौपाई। ढोला मारूरी चौपाई। कुशल लाभ जो थे वो जैन कवि थे। कुशल लाभ जो थे वो जैन कवि थे। ठीक है ना। और कुशल लाभ की एक विशेष बात और बता दूं, ये जैसलमेर के शासक हर्राज के दरबारी थे। जैसलमेर के शासक हर्राज, हर्राज के दरबार में थे ये। जैसलमेर के शासक कौन थे इसमें? हर्राज जो थे इनके दरबार में थे। ठीक है, तो कवि कलोल का ढोला मारूरा दुहा और कुशल लाभ का ग्रंथ कौन सा है भाई? यहाँ पर कुशल लाभ का ग्रंथ आपका यहाँ पर है ढोला मारूरी चौपाई जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें, नई बात करें तो आ जाते हैं दलपत विजय की ओर। ठीक है ना, दलपत विजय खुमान रासो लिखा था भाई। दलपत विजय, दलपत विजय ने ग्रंथ लिखा था खुमान रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा था? खुमान रासो। देखो, खुमान रासो ग्रंथ की जब हम बात करें तो बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर के यानी मेवाड़ के शासकों में बप्पा रावल से लेकर कालभोज से लेकर महाराणा राज सिंह तक का वर्णन, राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। खुमान रासो ग्रंथ जो है इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर के और राज सिंह तक का वर्णन जो है वो मिलता है। इसके बाद में देखें दयालदास की बात। दयालदास, दयालदास ने ग्रंथ लिखा था राणो रासो। राणो रासो ये भी मेवाड़ के शासकों से ही संबंधित है भाई।
राणो रासो जो है वो भी मेवाड़ के शासकों से ही संबंधित है। इसमें बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह है ना, इसमें बप्पा रावल से लेकर के महाराणा जयसिंह तक, बप्पा रावल से लेकर जयसिंह तक का वर्णन मिलता है। महाराणा जयसिंह तक का वर्णन जो है वो इस ग्रंथ में हमें मिलता है। बप्पा रावल से लेकर के और जयसिंह तक का वर्णन राणो रासो ग्रंथ दयालदास ने लिखा है भाई, ठीक है ना, दयालदास ने। और एक विशेष बात और बता देता हूं, इस ग्रंथ में छंद की बात करें, इस ग्रंथ में छंदों की संख्या जो है वो है 875। कुल कितने छंद है इसमें? 875 छंद मिलते हैं इस ग्रंथ में। राणो रासो ग्रंथ जो है वो इस ग्रंथ में 875 छंद है भाई। और भाषा इसकी देखें, पिंगल या मैं कहूं पिंगल मिश्रित ब्रज भाषा, ठीक है ना। इस ग्रंथ की भाषा की जब हम बात करें तो पिंगल मिश्रित ब्रज भाषा या पिंगल के प्रभाव वाली ब्रज भाषा जो है वो इसकी प्रमुख भाषा मानी जाती है भाई, ठीक है ना। ये बात हमने कौन से ग्रंथ की है भाई? दयालदास के ग्रंथ राणो रासो की, जिसमें बप्पा रावल से लेकर जयसिंह तक का वर्णन मिलता है। और इसमें छंदों की जो संख्या है वो आपके है भाई 875। भाषा है इसकी ब्रज भाषा, ठीक है ना। इसके बाद में जिक्र करें डूंगर सिंह का, किसका जिक्र करें भाई? डूंगर सिंह का वर्णन करें भाई। डूंगर सिंह ने शत्रुशाल रासो लिखा था भाई, शत्रुशाल रासो। अब शत्रुशाल रासो ये ग्रंथ का नाम देने की जरूरी क्या थी? क्योंकि इसमें बूंदी के राजा शत्रुशाल का वर्णन मिलता है। शत्रुशाल कौन थे भाई? बूंदी के राजा थे, ठीक है ना, बूंदी के राजा थे शत्रुशाल, ठीक है। इसके बाद में बात करें जानकवि की। जानकवि, जानकवि कायम खां रासो। जानकवि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है भाई? कायम खां रासो ग्रंथ जानकवि ने लिखा था। फतेहपुर के कायम खानी नवाब जो थे ना, फतेहपुर के कायम खानी नवाब, उनका वर्णन मिलता है फतेहपुर के कायम खानी नवाब का, ठीक है। आगे देखें जग्गा खिड़िया की बात। जग्गा खिड़िया, जग्गा खिड़िया के ग्रंथ का नाम जब हम देखें तो हमें मिलता है रतन रासो। क्या नाम मिलता है? जग्गा खिड़िया के ग्रंथ का नाम है आपका रतन रासो। अब रतन रासो की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से वचनिका राठौड़, रतन सिंह महेश दासोत्री जो थी उसका वर्णन भी यहाँ पर हमें मिलता है। वचनिका राठौड़ रतन दासरी, ठीक है ना। इसके बाद में करें बात कृपाराम खिड़िया की। राजिए रात दुहा लिखा था ना कृपाराम जी ने, तो कृपाराम खिड़िया, राजिए रात दुहा, राजिया नौकर हुआ करता था, ठीक है ना। राजिए रात दुहा, राजिए रात दुहा कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखा गया है भी। आगे बात करें गदसिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे एक महाराजा गदसिंह जी जो थे, गदसिंह जी के दरबारी कवि जो थे केशव दास गार्डन, ठीक है ना। केशव दास गार्डन की बात करें, केशव दास गार्डन दरबारी कवि किसके थे भाई? दरबारी कवि ये थे महाराजा गद सिंह के। महाराजा गद सिंह जी जो थे उनके दरबारी कवि हुआ करते थे और इन्होंने ग्रंथ लिखा था गज गुण रूपक। ग्रंथ लिखा था गज गुण रूपक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा था भाई?
गज गुण रूपक ग्रंथ जो था वो इन्होंने लिखा था केशवदास गार्डन ने। दुर्सा आडा की बात करें, अकबर के दरबारी कवि थे दुर्सा आडा, अकबर के दरबारी थे, अकबर के दरबारी दुर्सा आडा अकबर के दरबारी कवि थे और इन्होंने ग्रंथ लिखा था विरुद्ध छैत्री और कितार बावनी। ठीक है ना, कौन से ग्रंथ लिखे थे? एक तो विरुद्ध छैत्री और दूसरा लिखा था कितार बावनी। कितार बावनी। दुर्सा आडा ने विरुद्ध छैत्री और कितार बावनी नामक ग्रंथ जो थे वो लिखे थे भाई। ठीक है, इसके बाद में जगजीवन भट्ट की बात करें हम, जगजीवन भट्ट, जगजीवन भट्ट ने ग्रंथ जो लिखा था जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह का वर्णन करने के लिए, और वो ग्रंथ था अजीतोदय। कौन सा ग्रंथ था? अजीतोदय। वर्णन किसका है? जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा है ये अजीत सिंह। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जो 1707 से 1724 तक मारवाड़ के शासक रहे थे। ठीक है ना, अपने जब देखते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ की बात, तो जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को शासक बनाने का काम जो किया था, यानी इनको शासक जो बनाया था, 30 वर्षीय युद्ध किया था वीर दुर्गादास राठौड़ ने। ठीक है ना, और इनके बाद में जो शासक बने थे वो बने थे अभय सिंह। ठीक है ना, 1707 से 1724 ये थे। फिर बाद में शासक आए थे अभय सिंह जी। अभय सिंह के शासनकाल में खेजड़ली की घटना आपकी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके बाद में अपने बात करें श्रीधर की। किसकी बात करें भाई? श्रीधर की बात करें। देखिए मित्रों, श्रीधर की बात करें तो श्रीधर ने ग्रंथ लिखा था अपना रणमल छंद, ईडर के राजा रणमल के बारे में। रणमल के छंद, रणमल के छंद। यहां पर ईडर के राजा, ईडर के राजा रणमल का वर्णन मिलता है। ईडर के राजा रणमल का वर्णन मिलता है। मित्रों, एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि ईडर जो है वो गुजरात में आता है भाई। ठीक है ना, ईडर आपका कहां पर आता है भाई? गुजरात में आता है। इसके बाद में बात करें उमरदान जी की। उमरदान, उमरदान जी की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने एक ग्रंथ विशेष रूप से लिखा दारूरा दोष। ठीक है ना, दारूरा दोष। दूसरा देखें अमलरा ओगुण। ठीक है ना, और इसके साथ साथ में एक और लिखा था भजनरी महिमा। दारूरा दोष लिखा था, अमलरा ओगुण और भजनरी महिमा। तो 3 ग्रंथ इनके प्रमुख रूप से अपने सामने आते हैं। पहला दारूरा दोष, दारूरा दोष। दूसरा इन्होंने लिखा अमलरा ओगुण, अमलरा ओगुण। और तीसरा इन्होंने लिखा भजनरी महिमा, भजनरी महिमा। ये 3 प्रमुख ग्रंथ इन्होंने लिखे थे उमरदान जी ने। ठीक है ना, उमरदान जी ने 3 ग्रंथ लिखे थे। एक विशेष बात और बता देता हूं कि उमरदान जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने पाखंडी संतों की आलोचना की थी। अगर हमें पूछे कि ऐसे कौन से कवि है जिन्होंने पाखंडी संतों की आलोचना की है, ठीक है ना, और साथ में इन्होंने 56 के अकाल का वर्णन भी किया है। ठीक है ना, तो ये दोनों बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं। उमरदान जी ने पाखंडी संतों की आलोचना की है।
पाखंडी संतों की आलोचना की है भाई। संतों की आलोचना किसने की है भाई? उमरदान जी ने, ठीक है ना। दूसरी बात, छप्पनिया अकाल जो है, 56 के अकाल का वर्णन, 56 के अकाल का वर्णन, ठीक है ना। 56 का अकाल हम देखें तो 1899 ईस्वी में या फिर 1956 विक्रम संवत में 56 का अकाल पड़ा था भाई, ठीक है ना। दारूरा दोष, अमलरा अवगुण और भजनरी महिमा, ये सारे इन्होंने लिखे हैं भाई। आगे बात करें सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल जी मिश्रण जो थे बूंदी के थे भाई। कहाँ के थे? बूंदी के थे। अब इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, नंबर 1 लिखा वंश भास्कर, वंश भास्कर, और दूसरा ग्रंथ लिखा था वीर सतसई। सभी को पता है आजकल इन ग्रंथों के बारे में। क्यों? सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान के राज्य कवि की उपाधि प्राप्त है। राजस्थान के राज्य कवि की उपाधि प्राप्त है। किसको दी गई है? सूर्यमल जी मिश्रण को, ठीक है ना। सूर्यमल जी मिश्रण की एक विशेष बात आपको और बताऊं तो इन्होंने उन शासकों की आलोचना की है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था भाई, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्रण ने अंग्रेजों का साथ देने वाले, अंग्रेजों का साथ देने वाले शासकों की आलोचना की है। शासकों की आलोचना की है। अंग्रेजों का साथ देने वाले शासकों की आलोचना किसने की है भाई? सूर्यमल जी मिश्रण ने की है। ऐसे शासक जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। अब बात करें पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो लिखने वाले हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, ठीक है ना। देखें चंद्रबरदाई जो है वो कहते हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड जो थे उनका वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड का वर्णन जो है वो इस पुस्तक में हमें मिलता है भाई, ठीक है ना। तो इस पुस्तक के माध्यम ये कह रहे हैं कि इस पुस्तक में या लिखा हुआ है कि इस पुस्तक के माध्यम से बताया है कि गजनी के शासक जो तराइन का युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, जो तराइन का युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वीराज थर्ड और गजनी के राजा मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन के युद्ध जब हुए, दूसरा युद्ध जब हुआ, दूसरे युद्ध के बाद में कि गजनी ले गए थे पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी जो थे पृथ्वीराज को गजनी ले गए थे, वहां पर अंधा कर दिया था, ठीक है। तो इस पुस्तक में ये कह रहे हैं कि मैं भी वहां पर गया था। पुस्तक जलन हाथ दे कियो आज नृपकाज। इनका कहना है कि ये पुस्तक जो थी वो मैंने जलन को सौंप दी थी। पुस्तक जलन हाथ दे कियो आज नृपकाज, राजा के काम के लिए गजनी चला गया था। तो कहते हैं कि इस पुस्तक को पूरा करने का श्रेय जो जाता है ना, वो जाता है जल्लन को। किसको जाता है भाई? जल्लन ने इस पुस्तक को पूरा किया था,
ठीक है, ऐसा ही एक ग्रंथ और आ जाता है अपना पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा था? जयानक ने। पृथ्वीराज विजय जो था वो आपका जयानक ने लिखा था भाई, ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखा गया था। और इसकी विशेष बात करें, दोनों ग्रंथों की ही विशेष बात बताऊं तो चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत मिलते हैं दोनों में। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत मिलते हैं दोनों किताबों में। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं। इसके बाद में कुछ एक आधुनिक साहित्यकारों की बात करें, और आधुनिक साहित्यकारों की जब हम बात करें तो सबसे पहले आ जाए श्रीलाल नथमल जोशी। एक बींद दो बीननी, परन्योड़ा कुंवारा जैसे कुछ ग्रंथ जो थे वो इन्होंने लिखे थे। श्रीलाल नथमल, श्रीलाल नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी। देखें, श्रीलाल नथमल जोशी की जब हम बात करें तो श्रीलाल नथमल जोशी जो थे, इन्होंने एक ग्रंथ इनका देखें, एक बींद दो बीननी। एक बींद दो बीननी, ठीक है ना। दूसरे ग्रंथ की बात करूं, परन्योड़ा, परन्योड़ा कुंवारा। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है भी दोनों ही, एक बींद दो बीननी, परन्योड़ा कुंवारा, ठीक है ना। और देखें दोहरा और दोहरी, दोहरा रो दोहरी, ठीक है ना। आभे पटकी, आभे पटकी, सबड़का, सबड़का। श्रीलाल जी नथमल जोशी जो है वो इन्होंने एक बींद दो बीननी, परन्योड़ा कुंवारा, दोहरा रो दोहरी, आबे पटकी और सबड़का जैसे ग्रंथ जो थे वो इन्होंने लिखे थे भाई। बाद में बात करें कन्हैयालाल जी सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कन्हैयालाल जी सेठिया बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इनके, ठीक है ना। इनके ग्रंथों में धरती दोहरानी, पत्थर और पित्थड़, ठीक है, कुमकुम, मिंजर आदि ग्रंथ आ जाते हैं भी, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें देखें धरती दोहरानी, धरती दोहरानी। दूसरा ग्रंथ देखें पाथड़ और पित्थड़, पाथड़ और पित्थड़। देखें यहां पर पाथड़ शब्द इन्होंने यूज किया है महाराणा प्रताप के लिए, महाराणा प्रताप जी के लिए, और पित्थड़ शब्द यूज किया है पृथ्वीराज राठौड़ जी के लिए, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है ना। पृथ्वीराज राठौड़ की जब हम बात करें तो इन्होंने डिंगल में एक ग्रंथ लिखा था अपना बेली किशन रुक्मणी री, ठीक है ना। बेली किशन रुक्मणी री, बेली किशन रुक्मणी री ग्रंथ इन्होंने लिखा था। कौन सी शैली में लिखा था? तो यहाँ पर शैली का नाम आ जाता है डिंगल शैली में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, ठीक है। कहां पर लिखा था? तो बात आ जाती है गागरोन के दुर्ग में लिखा था, ठीक है ना। अकबर ने इनको गागरोन की जागीर प्रदान की थी, ठीक है। दोनों भाई पृथ्वीराज राठौड़ के बड़े भाई थे
अपने राय सिंह, जिन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण करवाया था भाई, ठीक है ना। राय सिंह को इस जूनागढ़ के अलावा गुजरात के जूनागढ़ की रियासत प्राप्त हुई थी और पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की रियासत प्राप्त हुई थी। इस गागरोन के दुर्ग में बैठ करके इन्होंने बेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ जो है वो पूरा किया था भाई, ठीक है। राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ जो थे दोनों कल्याणमल के पुत्र हुए थे, कल्याणमल राठौड़ के पुत्र, जो बीकानेर के शासक थे, ठीक है ना। महाराणा प्रताप जी और पृथ्वीराज राठौड़ का वर्णन मिलता है अभी। तीसरे ग्रंथ की बात देखें, कुमकुम, कौन सा आ जाता है भाई? कुमकुम ग्रंथ जो है वो इनका आ जाता है तीसरा प्रमुख ग्रंथ। इसके बाद में बात करें मिंजर, मिंजर, और इसके बाद में बात करें निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, तो ये ये 5 प्रमुख ग्रंथ जो थे वो कन्हैयालाल जी सेठिया के द्वारा लिखे गए थे भी। इसके बाद में बात करें बीजी की या विजयदान देथा की। विजयदान जी देथा, देखो श्रीलाल नथमल जोशी, कन्हैयालाल जी सेठिया और बीजी विजयदान देथा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। विजयदान देथा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है बातारी फुलवारी, ठीक है ना। कौन सा ग्रंथ आता है 1 नंबर पे? यहां पर हम देखें तो इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है बातारी फुलवारी, ठीक है ना। बातारी फुलवारी विजयदान जी देथा का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ माना जाता है अभी बातारी फुलवारी। फुलवारी 14 भाग है। कितने भाग है इसके? 14 भाग है भाई, ठीक है। इसके बाद में देखें सपन प्रिया है, लजवंती है, अंतराल है, ये कई ग्रंथ इनके आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अंतराल किसका ग्रंथ है? विजयदान जी देथा का ग्रंथ आता है भाई, ठीक है। मारो बदलो किसका ग्रंथ है भाई? विजयदान जी देथा का ग्रंथ है भाई। सपन प्रिया किसका ग्रंथ है भाई? विजयदान जी देथा का ग्रंथ है भाई, ठीक है। लजवंती भी किसका ग्रंथ है भाई? विजयदान जी का, ठीक है ना। और देखें अलेखू हिटलर, ये भी अपने किसका ग्रंथ आ जाता है भाई? विजयदान देथा का ग्रंथ आ जाता है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में बात करें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, ठीक है ना। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। देखो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बात करें तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है के रे चकवा बात, ठीक है ना। नंबर 1 इनका ग्रंथ जो आता है के रे चकवा बात। कौन सा ग्रंथ आता है भाई? के रे चकवा बात। मांझल रात किसका ग्रंथ है भाई? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का, ठीक है ना। इसके बाद में और देखें तो अमोलक बातां भी तो इनका ग्रंथ आ जाता है भी। अमोलक बातां इनका प्रमुख ग्रंथ आता है भी। गिर ऊंचा गाढ़ा, गिर ऊंचा गाढ़ा, ठीक है ना। ये भी किसका ग्रंथ आ जाता है आपका? विजयदान जी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। फिर अपने आ जाते हैं गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा की ओर। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा की ओर अपने आ जाते हैं भाई।
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इंपॉर्टेंट है भी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें, सबसे पहला है राजपूताने का इतिहास, दूसरा कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, ठीक है ना। तो ये इन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखे थे। नंबर 1 राजपूताने का इतिहास, राजपूताने का इतिहास, कर्नल जेम्स टोड का चरित्र, जेम्स टोड का चरित्र। एक विशेष बात और बता देता हूँ, कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है, उसका हिंदी अनुवाद भी किसने किया था भाई? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने ही किया था। एक ग्रंथ इन्होंने और लिखा था प्राचीन लिपिमाला, ठीक है ना। तीसरा ग्रंथ इन्होंने प्रमुख रूप से लिखा था प्राचीन लिपिमाला, प्राचीन लिपिमाला। तो ये प्रमुख ग्रंथ जो थे वो आपके आ जाते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के, ठीक है। आज के लिए अपने इतना ही, आगे फिर से अपने और प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।